नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आज की सबसे बड़ी खबर जीएसटी की दरें, और ये वादा है आपसे कि जीएसटी पर सबसे ज्यादा जानकारी आपको सिर्फ यही मिलेगी। आवाज एट 9 में भी हमारा फोकस आज जीएसटी पर ही है। शुरुआत करते हैं एयरलाइंस के साथ। जीएसटी में सर्विस की दरें तय, फिल्म देखना, ऐप टैक्सी का किराया और एसी ट्रेन का टिकट होगा सस्ता, लेकिन मोबाइल बिल भरना पड़ेगा महंगा। एसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए भी जेब होगी ज्यादा ढीली। सोना, बीड़ी और टेक्सटाइल के लिए आज भी जीएसटी दर पर नहीं हो सका कोई फैसला। 3 जून को अब फिर होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक। जीएसटी पर 1 जुलाई की डेडलाइन पक्की। सीएनबीसी टीवी 18 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली, सरकार पूरी तरह से तैयार। शेयर बाजार में दिन भर रहा तेज उतार चढ़ाव, ऊपरी स्तरों से 250 पॉइंट फिसला सेंसेक्स। मिड कैप में आज बिकवाली रही जारी। साल के आखिर तक 10,000 की सीमा तोड़ सकता है निफ्टी। बुल रन पर सीएनबीसी आवाज का महापोल। बाजार में फिलहाल करेक्शन के नहीं है कोई आसार। ट्रंप की सख्ती के बाद पैसे वालों ने अमेरिका जाने के लिए निकाला H-1B वीजा का विकल्प। निवेश के नाम पर $5 लाख लेकर जा रहे हैं अमेरिका। बिजनेस वीजा की मांग 3 गुना बढ़ी। सचिन अब बिलियन ड्रीम्स को लेकर रोमांचित है मास्टर ब्लास्टर। नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले छुप कर जाएंगे फिल्म देखने। पीएम मोदी से भी की मुलाकात। जीएसटी पर सबसे सटीक और पूरी जानकारी सिर्फ आपको मिलती है सीएनबीसी आवाज पर। जीएसटी पर यह है सीएनबीसी आवाज की नॉन स्टॉप कवरेज। तो गुड्स या सामान या चीजों के बाद आज सर्विसेज पर भी लगने वाले जीएसटी की दरें तय कर दी गई हैं। ये हैं 5%, 12%, 18% और 28%। कुछ सेवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इनमें मुख्य रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाएं हैं। ट्रांसपोर्ट को जरूरी सेवा मानते हुए उस पर सिर्फ 5% की दर तय की गई है। बाकी ज्यादातर सेवाओं पर या तो 12 या फिर 18% टैक्स लगाया गया है। लग्जरी माने जाने वाली सेवाओं पर 28% तक टैक्स लगाया गया है। इनमें 5 सितारा होटल, सिनेमा, रेसकोर्स आदि शामिल हैं। Exempted category, of which one of the principal items will be that healthcare and education as a class will continue to be exempted. All other services have been fitted into 4 different rates. The 4 different rates are 5%, 12%, the standard rate of 18%, and the luxury rate of 28%. 5% mostly comprises of transport services. होटल के टैरिफ के हिसाब से अब वो महंगे और सस्ते होंगे। 1,000 रुपए तक किराए वाले होटलों में ठहरना अब सस्ता होगा। इन पर 5% का जीएसटी लगेगा। 1,000 से 2,500 तक किराए वाले होटल भी सस्ते ही पड़ेंगे, क्योंकि इन पर 12% का टैक्स लगेगा। जबकि 2,500 से 5,000 किराए वाले होटलों में रुकना थोड़ा महंगा होगा। इन पर जीएसटी की दर 18% तक तय की गई है। इसके अलावा जिन होटल्स का किराया 5,000 से ज्यादा है या वो लग्जरी कैटेगरी में आते हैं, उन पर 28% टैक्स लगेगा। तो एक हिसाब से आप देखिए कि कुछ होटल्स में टैक्स 30% तक जाता था, तो कुछ हद तक ये भी सस्ते हो जाएंगे। 1,000 rupees are exempted. From 1,000 rupees to 2,500, it will be 12%. 2,500 to 5,000 will be 18%. And the luxury hotels, the 5-star hotels, above that, will be 28%.
अब आपका मोबाइल बिल भी महंगा होने वाला है। मोबाइल बिल पर 18% का जीएसटी लगेगा। पहले ये रेट 15% था, यानी 15% का सर्विस टैक्स इस पर लगता था। लेकिन सिनेमा देखना अब सस्ता होगा। सिनेमा पर 28% जीएसटी लगेगा। इस हिसाब से सिनेमा देखना पहले के मुकाबले कम महंगा रह जाएगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सेवाओं को भी सस्ता किया गया है और इन पर अब सिर्फ 5% की दर से जीएसटी लगाया जाएगा। दूसरी तरफ ओला उबर जैसी टैक्सी सर्विस भी अब आपको सस्ती मिलेगी। साथ ही एसी ट्रेन में सफर करना भी अब पहले से सस्ता हो गया है। इन दोनों ही सेवाओं पर जीएसटी की दर 5% तय की गई है। एसी रेस्टोरेंट में लेकिन खाना अब आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि इन पर अब 18% का टैक्स लगेगा। इसी तरह शराब पिलाने वाले रेस्टोरेंट्स पर भी 18% के टैक्स के दायरे में उन्हें रखा गया। लेकिन जो नॉन एसी रेस्टोरेंट हैं या जो छोटे रेस्टोरेंट हैं उन्हें 12% और 5% की दर पर रखा गया। इस तरीके से जो नॉन एसी रेस्टोरेंट हैं या फिर और छोटे रेस्टोरेंट हैं उनमें खाना खाना आपको अब सस्ता पड़ेगा। इधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उम्मीद जताई है कि जीएसटी लागू होने के बाद महंगाई कम होगी, बढ़ेगी नहीं। जीएसटी को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे सहयोगी सपना दास ने। If you take the weighted average of goods and services, I am quite certain it will be lower than what it is at present. But then the object of GST was, it's a more efficient system. It's a system which checks evasion. It's a system which will boost tax collection. So a more efficient system boosting tax collection will cover up for all the reductions which have been made. And I'm quite sure that we'll be able to achieve the twin object of checking inflation and also maintaining revenue neutrality. इसके अलावा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अभी सोने और कुछ दूसरी चीज़ों पर रेट तय नहीं हुआ है, वो जल्द हो जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मीडिया में जीएसटी से छोटी कारों के महंगी होने की जो खबरें चल रही हैं वो सही नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला है। There is an erroneous media report that small cars will cost more. They won't. The existing rate with all the cascading effects is 31% and 29%. And therefore the existing rate is being maintained to the dot. And therefore the existing rate continues as far as the small and the mid-segment cars are concerned. This was a conscious decision which was taken by the council. There is one view that it's a luxury item, you should have some reasonable tax. The other wanted to be taxed a little less because if you tax gold then it leads to smuggling. These are the various arguments which are going on. And I'm sure as we've taken other decisions in the council by unanimity and consensus, we'll be able to reach an opinion. हालांकि कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ पर थोड़ी सी मायूसी भी मानी जा रही है। हम यहाँ पर आपको सुनाते हैं कि एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। वन कंट्री वन टैक्स की जो बात करते हैं वो कहीं ना कहीं अब कम्प्लेक्स हो जाएगा, डिस्प्यूट आ जाएंगे। अब 5 स्टार होटल में आज की डेट में वैसे लगभग 37% टैक्स लगता है, तो वैसे तो ये 9% की कमी आएगी, क्योंकि अगर वो लग्जरी टैक्स को और टैक्स को मिला लिया जाए तो होटल में लगभग 37% टैक्स आता था, अब जो 28% के करीब आएगा। एक तरह से अच्छा है। अब इसके लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी, एक जो अभी बात हो रही थी कि अबेटमेंट मिलती थी, वो अबेटमेंट नहीं आएगी और इसलिए कुछ सर्विसेज को 5% पे रखा गया है, वो ठीक लग रहा है। एसबीआई चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य का कहना है कि जीएसटी के कारण बैंकिंग सर्विसेज थोड़ी महंगी होंगी, साथ ही सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के रजिस्ट्रेशन में भी अब परेशानी आएगी। Net the rates, I think, for banking has been decided at 18%, which would make the services a little more costlier than they are today. Okay. The second thing that will be a problem will be in respect of the actual implementation of the software solutions to give the kind of payments that we need to make to every jurisdiction. If you remember earlier, we used to have only one jurisdiction. Now we'll have to register in all of the states as well as in the union territories. So it will be like 36-37 registrations. और जैसा हमने आपको बताया कि मोबाइल का बिल भरना अब महंगा होगा, क्योंकि पहले उस पर 15% सर्विस टैक्स लगता था, लेकिन अब उसे 18% जीएसटी के दायरे में डाला गया है। इस पर सीओएआई के डायरेक्टर जनरल राजन मैथ्यूज ने टेलीकॉम सर्विसेज पर इस कदम पर निराशा जताई है। उनका कहना है कि सरकार को टेलीकॉम सर्विसेज को 12% के स्लैब में रखना चाहिए। When it comes to the 18% from the 15%, we think obviously it's going to increase the bottom line cost for consumers,
So we had asked that given telecom as a essential service, that we were hoping it would come closer to a 12%. चलिए, तो ये तो हुई बात जीएसटी की। अब रुख करते हैं कुछ और खबरों का। देश की सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने आज चौथी तिमाही के शानदार नतीजे पेश किए हैं। खास बात यह रही कि बैंक का एनपीए कम करने में बैंक को बड़ी कामयाबी मिली है। चौथी तिमाही में बैंक का मुनाफा भी 1264 करोड़ रुपए से बढ़कर 2814 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वहीं ग्रॉस एनपीए 7.23% से घटकर 6.90% पर आ गया है। नेट एनपीए 4.24% से घटकर 3.71% हो गया है। बावजूद इसके बैंक ने अपनी प्रोविजनिंग 8,943 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 11,740 करोड़ रुपए कर दी है। इस तिमाही में एसबीआई की ब्याज से होने वाली आय 15,401 करोड़ रुपए से बढ़कर 18,071 करोड़ रुपए रही है और एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। नतीजों से खुश होकर बैंक ने करीब ₹2.5 प्रति शेयर का डिविडेंड देने का ऐलान भी किया है। अब बात करेंगे बाजार की, जहां हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला। बढ़त के साथ शुरुआत के बाद निफ्टी 9,500 के पार भी गया, लेकिन इसके बाद बाजार में तेज बिकवाली आई। निफ्टी एक समय 9,400 के भी नीचे फिसला। हालांकि बाद में निफ्टी 9,400 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। आज सरकारी कंपनी हुडको ने भी निवेशकों की शानदार कमाई कराई। हुडको के आईपीओ को लिस्टिंग 60 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले 73 रुपए पर मिली, यानी लिस्टिंग से पहले ही दिन निवेशकों को करीब 22% की कमाई हुई। हुडको का आईपीओ करीब 80 गुना भरा था। हुडको ने आईपीओ से 1,224 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये कंपनी देश में हाउसिंग और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर्ज देती है और कंस्ट्रक्शन के लिए लंबी अवधि का फाइनेंस भी करती है। प्रभुदास लीलाधर के ज्वाइंट एमडी दिलीप भट्ट का मानना है कि फिलहाल कंपनी फुल वैल्यूएशन पर है, लेकिन थोड़ा नीचे आने पर लंबी अवधि के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। It is a good stock to own in the long run. शायद शॉर्ट टर्म में इट में गेट थोड़ा बहुत वेल प्राइस्ड हो जाए, लेकिन अगर हम ये ऐसे स्टॉक को जरूर 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम समझ के चलना चाहिए, बिकॉज आज के लिस्टिंग में तो जरूर इट विल बिकम कमिंग टू द फुल वैल्यूएशन। तो कोई जल्दबाजी नहीं है कि आज के आज ही लेना चाहिए, बट इफ योर टाइम फ्रेम इज 2 years, प्लीज ट्राई टू बाय इन अ ग्रेजुअल वे। बाजार रोज नए रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। निफ्टी ने इस साल अब तक 15% से ज्यादा रिटर्न भी दे दिया है, जबकि मिड कैप इंडेक्स 25% से ज्यादा तेजी दिखा चुका है। तो क्या तेजी का ये सिलसिला जारी रहेगा, अब करेक्शन दिखेगा? ये जानने के लिए सीएनबीसी आवाज ने एक ब्रोकर्स पोल कराया है। क्या है इस पोल में, बताने के लिए हमारे साथ हैं रिसर्चर आशीष वर्मा। आशीष, ब्रोकर्स का क्या कहना है, इस बुल रन में अभी और कितना दम बाकी है? जी हां, देखिए, अच्छे तगड़े मोमेंटम के बाद भारतीय बाजार इन स्तरों के आसपास अटक रहे हैं। तो सब जानना चाहते हैं बाजार की दशा और दिशा यहां से कैसी रहने वाली है। क्या बाजार यहां से गिरेगा या अब भी खरीदारी करने के मौके हैं, और खरीदारी करें तो कौन से स्टॉक्स अट्रैक्टिव लगते हैं? इन्हीं सब सवालों को लेकर हमने सीएनबीसी आवाज पर एक दिग्गज ब्रोकर्स का पोल कराया और उस पोल के रिजल्ट्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। हमारा सबसे पहला सवाल था, जो बाजार में ऑफ लेट बड़ा तगड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, क्या इसमें इतना दमखम है कि हम 10,000 के स्तरों को पार करते हुए नजर आए इस रैली, इस मोमेंटम के दौरान? 90% ब्रोकर्स, 90% पोल पार्टिसिपेंट्स का मानना है हां, हम 10,000 के पार जाते हुए आपको इस रैली में नजर आएंगे। हमारा अगला सवाल था कि क्या कोई लाइक्लीहुड, क्या उन्हें कोई गुंजाइश नजर आती है बाजार में एक बड़े करेक्शन की भी? पर ज्यादातर स्ट्रीट में लोग मानते हैं ऐसी कोई गुंजाइश इस समय नजर नहीं आती। 80% लोग मानते हैं बाजार में कोई बड़ा करेक्शन नहीं आएगा। इनफैक्ट कई लोगों ने पर्सनली रिप्लाई करा तो उनका ये तक कहना था कि 5% के आसपास का शायद थोड़ा बहुत करेक्शन आए तो आए, बड़ा करेक्शन इस समय बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। तो ये इंकरेजिंग सिग्नल्स आते हुए फिर हमारा अगला सवाल ये था कि इस साल के एंड में हम निफ्टी को किन स्तरों पर देखेंगे। हमने उन्हें 4 ऑप्शंस दिए और एक बात का कॉन्फिडेंस आता हुआ इस रिस्पॉन्स से, 95% लोग मानते हैं इन स्तरों से ऊपर ही आपको दिसंबर एंड में बाजार नजर आने वाले हैं। 10,500 का स्तर, 50% से ज्यादा पोल पार्टिसिपेंट्स, 52% लोग मानते हैं ये लेवल्स होंगे साल के एंड में, और 43% लोगों का मानना है 10,000 के आसपास के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर हमने अगला कुछ सेक्टरल पॉकेट्स पे सवाल जानने की कोशिश करी। बाजार में इस समय 2 सबसे बड़े लेगार्ड्स हैं, यानी कि जिन्होंने बिल्कुल परफॉर्म नहीं करा, थके पड़े हुए थे, वो थे आईटी और फार्मा। हमने जानने की कोशिश करी, जब बाजार का मूल्यांकन अब महंगा होता जा रहा है, तो क्या इन पॉकेट्स में ये लोग बाइंग कर रहे हैं, इन पॉकेट्स में क्या वेटेज बढ़ा रहे हैं? आईटी को लेकर 67% लोग कह रहे हैं हां, हम खरीद रहे हैं या हम अपने पोर्टफोलियो में इसका वेटेज बढ़ा रहे हैं। दूसरी पॉकेट थी फार्मास्यूटिकल्स, उसको लेकर अब भी बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं आ रहा। वो प्लेट आपकी स्क्रीन पर आएगी। फार्मास्यूटिकल्स में
मानना है 48% लोगों का कि वो अभी भी खरीदारी करेंगे या ऐड करेंगे। तो स्ट्रीट डिवाइडेड है फार्मास्यूटिकल्स को लेकर इस समय। फिर हमारा अगला सवाल था दो पॉकेट जिन्होंने बाजार की खास तौर पे मदद करी, एक तो बैंक्स हैं और दूसरा ऑफ लेट आपने ध्यान दिया होगा रियल एस्टेट में बड़ा तगड़ा मोमेंटम आ रहा है। इन्हीं दोनों पॉकेट्स में सवाल थे। बैंक्स हमने जानने की कोशिश करी कि अब भी खरीदारी होने वाली है, अब भी आप खरीदारी करेंगे। 85% पोल पार्टिसिपेंट्स मानते हैं बैंक्स में अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं, आज भी आप बाइंग कर सकते हैं। रियल एस्टेट अगला सवाल था जिसमें अब मोमेंटम पिकअप होना शुरू हुआ है। डिवाइडेड है स्ट्रीट, लेकिन यह आंकड़ा काफी बेहतर है। इससे पहले कुछ दिन पहले अगर यह सवाल उठाता मैं तो कोई नहीं बोलता मैं रियल एस्टेट अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहता हूं। अब 53% लोग मानते हैं कि जी हां, अब समय आ गया है रियल एस्टेट को अपने पोर्टफोलियो में जगह देने का या फ्रेश खरीदारी करने का इस पॉकेट में। और आखिरी सवाल जो हम सब जानना चाहते हैं, हमने अपने तमाम पोल पार्टिसिपेंट्स ब्रोकर से पूछा ऐसे 3 स्टॉक्स बताएं जो आप इस समय निफ्टी के जिसमें आप अभी भी खरीदारी करना चाहते हैं या आज भी बाय करेंगे। 3 में सबसे बेहतरीन जो रिस्पांस आए, सबसे ज्यादा रिस्पांस आए आईसीआईसीआई बैंक के लिए। सबसे ज्यादा ब्रोकर्स मानते हैं इसको खरीदना चाहिए। उसके बाद एसबीआई एक प्रेफर्ड बेट है कई सारे लोगों की, और इनफैक्ट लार्सन एंड टूब्रो भी ये टॉप 3 रिकमेंडेशंस में शामिल था जहां पे एक्सपर्ट्स मानते हैं अब भी खरीदारी करने के मौके। शुक्रिया आशीष इस डिटेल एनालिसिस के लिए। तो ब्रोकर्स मानते हैं बाजार में अभी आगे और तेजी रहने वाली है। चलिए हम लेते हैं आज छोटा सा ब्रेक के बाद विमान जैसी सुविधा वाली आ गई एक हाईफाई ट्रेन तेजस। देखिए कैसी है ट्रेन इस ब्रेक के बाद। वीजा पॉलिसी बदली तो कई लोगों ने अमेरिका जाने का इरादा छोड़ दिया, लेकिन जिनके पास पैसा है उनके लिए आज भी रास्ते हैं। दरअसल अमेरिका में व्यवसाय करने के लिए EB-5 वीजा मिलता है। ट्रंप की सख्ती के बाद इस साल EB-5 वीजा मांगने वाले भारतीयों की संख्या में 3 गुना इजाफा हुआ है। अहमदाबाद के कारोबारी अतुल मेहता अपने बेटे को अमेरिका में पढ़ने भेजना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप राज में अमेरिकी वीजा पाना मुश्किल है। हारकर अब अतुल ने EB-5 वीजा का विकल्प चुना है। ये एम्प्लॉयमेंट वीजा है जिसे पाने के लिए कम से कम $5 लाख का निवेश करना होता है। वहाँ एजुकेशन करके वहाँ सर्विस में और कोई भी सोशल सिक्योरिटी में उसको तकलीफ नहीं आए तो ये EB-5 वीजा बहुत इजीएस्ट वे है, इसलिए मैं इसे सोचता हूँ कि ये करना चाहिए। दरअसल हर साल 10,000 लोग EB-5 अमेरिकी वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कम से कम $5 लाख का निवेश तो करना ही पड़ता है, साथ ही 10 अमेरिकियों को रोजगार भी देना पड़ता है। पिछले साल इस कैटेगरी में 149 लोगों ने आवेदन किया था। इस साल अब तक इस कैटेगरी में 250 आवेदन हो चुके हैं और अभी सितंबर तक का वक्त है। ये साल में बढ़ के 400 के आसपास हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन देखे तो ये साल में ओरिजिनली अगर 2015 को गिने तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और अगर 2016 को भी बेस गिने तो 3 टाइम्स हो जाता है। तो जिनके पास पैसा है वो वीजा विरोधी ट्रंप राज में भी अमेरिकी वीजा पाने के लिए ये ट्रंप कार्ड खेल सकते हैं। अमेरिका के EB-5 वीजा के तहत अप्लाई करने वाले लोगों की जो संख्या बढ़ी है, इसमें ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है जो अपने बच्चों की पढ़ाई वहां पर करवाना चाहते हैं और उन्हें वहां पर सेटल करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, इनकी पसंदगी के सेक्टर है रियल एस्टेट, होटल एंड रिसोर्ट, और खासकर एजुकेशन और हॉस्पिटल में पिछले वर्ष में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। मनीष देसाई, अहमदाबाद। विमान जैसी सुविधाओं से लैस तेजस एक्सप्रेस 22 मई से मुंबई और गोवा के बीच दौड़ना शुरू हो जाएगी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज नई दिल्ली से सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का मुआयना किया। ये नई प्रीमियम क्लास ट्रेन है। इसमें चाय, कॉफी, वेंडिंग मशीन, मैगजीन, स्नैक्स, टेबल की सुविधा तो होगी ही, साथ ही कई सुविधाएं और भी होंगी। ट्रेन में हर सीट पर LCD स्क्रीन और वाईफाई फैसिलिटी होगी। इसकी बड़ी खासियत यह है कि ये देश की पहली ट्रेन होगी जिसके सभी कोच ऑटोमेटिक डोर से लैस होंगे। और हिंदी मीडियम फिल्म को लेकर क्या कहना है एक्टर इरफान खान का, सुनिए इस ब्रेक के बाद। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें अपनी आने वाली फिल्म सचिन अ बिलियन ड्रीम्स की जानकारी दी। मुलाकात के बाद तेंदुलकर ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री से मिलकर उन्हें फिल्म की
जानकारी दी। उन्होंने आशीर्वाद के साथ साथ सुंदर संदेश भी दिया, जिसमें उन्होंने लिखा, वही खेले वही खेल वही खिले। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर कहा कि सचिन से मुलाकात बहुत अच्छी रही है। उनकी जीवनी सवार अब भारतीयों को प्रेरणा और गौरव का एहसास दिलाती है। मास्टर ब्लास्टर ने अपनी फिल्म सचिन ए बिलियन ड्रीम्स के बारे में नेटवर्क 18 के साथ भी एक्सक्लूसिव बातचीत की। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि वो छुपकर अपनी फिल्म देखने जाएंगे। एक चीज फिल्म और क्रिकेट में फर्क जरूर है, वो ये कि आप चाहकर भी अपने आप को खेलते हुए मैच में नहीं देख सकते, लेकिन फिल्म आप जा सकते हैं देखने। पहली बार 70 mm पे मैं देखूंगा खुद को। तो आप जाएंगे? एक अलग हाँ, मैं शायद जाऊं। यू नेवर नो, आई माइट सरप्राइज। छुपते हुए जाएंगे या बताते हुए जाएंगे? प्लान नहीं किया है वैसे। आई थिंक छुपके जाने में शायद मजा है, क्योंकि मुझे नेचुरल रिएक्शंस मिले, जो ओरिजिनल रिएक्शंस है। अच्छे स्कूलों में बच्चों को दाखिला दिलाना पेरेंट्स के लिए बड़ी चुनौती होती है। मुश्किल तब ज्यादा होती है जब आपने रीजनल बोर्ड से पढ़ाई की हो, लेकिन बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाना चाहते हैं। पेरेंट्स की इसी जद्दोजहद की कहानी है फिल्म हिंदी मीडियम। फिल्म की कास्ट एंड क्रू से बात की हमारी सहयोगी शिवानी खरा। कुछ नहीं हो सकता, आपको गरीब थोड़ी बन जाएंगे। तो बन जाते हैं ना गरीब। 4 स्कूलों के रिजल्ट आ गए, हमारे पिया का नाम नहीं आया कहीं। ह्यूमर है, कॉमेडी है, जो इन सर्कमस्टेंसेस से कैसे मतलब अब्सर्ड एक सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, और सब रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं। ऐसा कुछ काल्पनिक कुछ भी नहीं है, इमेजिनरी नहीं है, सब उठाया हुआ है लोगों के एक्सपीरियंस से। पिक्चर का क्रक्स ये कपल की जर्नी है अपने बच्चे के साथ, और जो भी आप बात कर रहे हैं उसमें ये वो किस हद तक जाते हैं। बहुत सारे माइक्रो पॉइंट्स भी हैं, जैसे ये दोनों हिंदी मीडियम स्कूल से हैं। हिंदी मीडियम स्कूल तो इनकी अंग्रेजी इतनी साफ नहीं है, इसके वजह से हाउ दे आर लुक डाउन अपॉन, तो ये एंगल भी आता है। ये किस हद तक जाते हैं और क्या क्या करते हैं, और उसके प्रोसेस में वो क्या क्या सीखते हैं, इज द जर्नी ऑफ द फिल्म। अंग्रेजी से दिक्कत नहीं है, किसी भी भाषा से दिक्कत, अंग्रेजी मानसिकता से दिक्कत है, जो जिससे चिढ़ के लोगों ने नॉर्थ में बना दिया, अंग्रेज चले गए, अपनी औलाद छोड़ गए। इसी तरह की कहावतें चलती है ना वहाँ पे। मजाक उड़ाते हैं, जो वो अंग्रेजों का मजाक उड़ाते हैं, जो इंग्लिश बोलने वाले उनका उड़ाते हैं, इंग्लिश वाले उनका उड़ाते हैं। तो ये वहाँ पे नॉर्थ में बड़ी खिचड़ी पक रही है। मुंबई में फिर भी ठीक है। तो आवाज एट 9 में आज इतना ही, लेकिन खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप हमसे जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।